चचा पठान था। रात होती तो चची अपना पिछला हिस्सा बांध लेती। सुबह चची को देखती तो घिसट घिसट कर चलती। मैं शर्म से वजह न पूछती। एक रोज मुझे चची पर तरस आया। सोचा आज रात छप कर देखती हूँ और फिर सुबह बात करूंगी। इस रोज चचा आया तो मैं कमरे में छप गई। मेरे होश उड़ गए। चचा इस रात जो कुछ मैंने देखा वो देखने के बाद तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए। मुझे पहली बार अपने चचा से नफरत महसूस हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस चचा को मैं बाप का दर्जा देती थी उसकी सोच इस कदर गिरी हुई हो सकती है कि वो अपनी ही बीवी की। चची बेचारी जमीन पर औंधे मुंह गिरी हुई थी, जबकि चचा ने तो आज हर हद ही पार कर दी थी। अब मुझे समझ आ रही थी कि आखिर मेरी चची अपना पिछला हिस्सा बांध कर क्यों चला करती थी। मैं मारे खौफ के फौरन वहां से हट गई। मजीद देखने की हिम्मत मुझ में बच्ची ही ना थी। यह तो चची की ही हिम्मत थी कि वो एक पठान का। मैं अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी जब मेरी समातों से कर अपने कराहने की आवाज टकराई। मैंने पहले तो सोचा कि शायद ये मेरा सिर्फ ख्वाब है या फिर वहम, मगर जैसे जैसे नींद से बेदार होना शुरू हुई तो एहसास हुआ कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में ही मुझे कराहने की आवाज आ रही है। मैं आंखें खोलकर आसपास देखने लगे मगर कमरे में तो मुकम्मल तारीकी फैली हुई थी। रात का ना जाने कौन सा पहर था। मुकम्मल खामोशी का राज था। खिड़की की आगे गिरा हुआ पर्दा जो थोड़ा हटा था, इससे हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी, जिसका यह मतलब था कि सुबह हो चुकी है। मगर ये कराने की आवाज आखिर कहाँ से आ रही थी, कौन करा रहा था? मैं उठ बैठी। मुझे सोए हुए तो सिर्फ शायद 2-3 ही घंटे हुए थे, इसलिए मुझे मेरा सर इस कदर भारी महसूस हो रहा था। मैं उठी और सीधी वॉशरूम चली गई। वॉश बेसन में फौरन चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो कुछ आंखें खुली है तो मेरी चची की कराहने की आवाज आ रही थी। मेरे दिमाग में बेसाख्ता कल रात वाला मंजर घूमने लगा। चची के साथ आखिर क्या हुआ था? मेरी आंखें तो फौरन पूरी की पूरी खुल चुकी थी। ऐसे लगता था जैसे एक सेकंड में ही मेरी सारी नींद आंखों से उड़न छू हो चुकी है। मैं फौरन अपने कमरे से निकलकर बाहर लाउंज में आई तो मैं ठिठक कर रह गई। मेरी चची कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी और दरवाजे के सहारे खड़ी करा रही थी। चची की हालत देखकर मुझे तशवीश सी होने लगी। मैं चलते हुए उनको देखने लगी। उन्होंने अपने सर पर एक दोपट्टा बांध रखा था, गोया उनके सर में शदीद दर्द उठ रहा, मगर उनके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर तो गोया बरसों की थकावट नमूदार थी। वो कपकपाते हुए दरवाजे का सहारा लिए खड़ी थी, मगर आज एक बार फिर उन्होंने अपने कमर के साथ एक दोपट्टा बांध रखा था। मुझे देखकर फौरन सीधी होकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर आई परेशानी को छुपाते हुए कहने लगी कि बेटा तुम उठ गई, मैं बस नाश्ता बनाने ही वाली थी। वो दरअसल तुम्हारे चचा मुझसे रात गए तक बातें करते रहते हैं तो सुबह फिर आंख ही नहीं खुलती। जबकि मैं हैरानी से उनको देख रही थी, ऐसे लगता था जैसे वो सदियों की मज़ाहों में चची के करीब गई। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो झूठ बोल रही। मैं उनके करीब जाकर कहने लगी कि चची जान आपकी तबीयत ठीक तो है, कहीं अब बीमार तो नहीं? चची कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा सर में दर्द था तो दोपट्टा बांध लिया। सर पर दोपट्टा बांधना तो समझ में आता था, मगर कमर के गिर्द दोपट्टा बांधने का क्या मतलब था ये मैं समझ ना सकी। मगर खैर मजीद पूछना मुझे अच्छा ना लगा। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब चचा की शादी हुई थी चची की कैसी अच्छी सेहत थी, गोरा चिट्टा रंग था, लेकिन अब कैसी जर्द पड़ चुकी थी और वक्त से पहले ही बूढ़ी सी लगने लगी थी। वो जब चलती हुई किचन में गई तो वो अजीब बेढंगी अंदाज में चल रही थी, कमर पर हाथ रखकर चलती हुई, फिर खिसट खिसट कर चल रही थी। यूं लगता था जैसे उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। मैंने शर्म से चेहरा मोड़ लिया मगर फिर गला खनकार कर बोली कि चची खैरियत तो है? चची ने एक नज़र मुझे पर डाली और कहने लगी कि तुम अभी बेची हो, इन मामलात में मत पड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, तुम्हारे चचा भी स्टोर से आने ही वाले होंगे। मैं छप कर रह गई। ना जाने चचा सारी रात चची के साथ किया करते थे जो वो सुबह अपने पिछले हिस्से पर कपड़ा बांध कर चला करती थी। मैं यही सोच रही थी कि तभी चचा घर में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही मैंने फौरन अपने सर पर दोपट्टा सीधा किया और उन्हें सलाम करने लगी। वो संजीदगी से सर झटक कर जवाब देते हुए बोले, दिल रुख, जाके मेरे लिए देसी घी का कोल भर कर ला, जिसमें जरा थकावट महसूस होता है। चचा की बात सुनी तो फौरन जाकर चची को बताया। उनका चेहरा तो सुर्ख हो चुका था। फौरन बौखला कर बोले कि अच्छा मैं देती हूँ, तुम जाकर कोई और काम कर लो। मैं हैरान थी कि चचा ने बस घी ही तो मांगा, आखिर चची इतना डर क्यों रही थी? मेरा ताल्लुक एक पठान कबीले से था। मेरे वालिदैन की वफात हो गई तो मैं पेशावर से एबटाबाद अपने चचा के पास आ गई। चचा कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी है, हम तुमको वालिद बनकर पालेगा।
मेरे चचा भी खालिस पठान थे, इंतहाई सख्त और मजहबी किस्म के, जबकि मेरी चची एक पंजाबन थी। चचा ने उनसे पसंद की शादी की थी, मगर अब तो चची शायद चचा से पनाह मांगा करती थी। चचा का रवैया भी काफी सख्त हो चुका था, मगर उसके बावजूद उनके ताल्लुकात कैसे थे ये तो मैं आज तक जान नहीं सकी थी। चचा ने नीम गर्म देसी घी का प्याला एक ही सांस में पी लिया और फिर चची को ना जाने सरगोशी में क्या कहने लगे कि वो सहम कर पीछे हट गई। वो नफी में गर्दन हिलाने लगी थी, मगर चचा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली थी। मेरे चचा का रवैया मेरे साथ तो बाप जैसा ही था, मुझसे नरमी से बात करते थे, लेकिन चची के साथ वो बात करते हुए हमेशा तेवरी चढ़ा लेते। मेरी चची चचा से बहुत छोटी थी, मुझे अभी भी याद है जब इनकी शादी हुई नमी वो धान 5-20 साल की दुबली पुतली सी थी और चचा इस वक्त 40 के लगभग थे। चचा की कोई औलाद भी ना थी। एक बार मैंने चची से पूछा भी कि उनके कोई औलाद क्यों नहीं है। मेरी बात पर उनके आंसू बहने लगे थे। कहने लगी, तेरे चचा को पसंद नहीं। मैं सोच में पड़ गई थी कि चचा को क्यों औलाद नहीं पसंद। जब उम्मी ने यह बताया था कि चचा चची की मोहब्बत की शादी है और वो चची को भगा लाए हैं, तो मुझे ये सुनकर चची से मिलने का बड़ा इश्तियाक था। हम सब चचा की शादी के लिए गए थे, लेकिन इस वक्त भी चची की रंगत उड़ी हुई थी। बार बार यही कह रही थी कि मुझे भाग के शादी नहीं करनी थी। मेरे घर वाले ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मैंने बातों बातों में यह भी सुना था कि चचा बंदूक दिखाकर उन्हें अपने साथ लाए हैं। इस वक्त अब्बा की और चचा की बड़ी बहस हुई थी, लेकिन चचा के गुस्से के सामने सब ही चुप हो गए थे। चचा की शादी होगी, मगर शादी की अगली सुबह चची बहुत रो रही थी। इसके बाद हम पेशावर वापस चले गए थे, लेकिन आज जब वक्त मुझे हमेशा के लिए यहाँ ले आया था, मैं परेशान की हो गई थी। मेरे दिल में दिन ब दिन तजस्सुस बढ़ता ही चला जा रहा था। इस रात जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटी तो कुछ ही देर में आंख लग गई। आधी रात को प्यास की वजह से आंख खुल गई। कमरे में पानी मौजूद न था, इसलिए जब उठकर किचन की जानिब जाने लगी तो चची के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। चची दबी दबी आवाज में करा रही थी, जबकि चचा हाँफते हुए खालिस पश्तो में ना जाने उनसे क्या कह रहे थे। हाँ, मैं भी पठान थी, मगर चूंकि पेशावर शहर में पली बड़ी थी, इसलिए पश्तो से ज्यादा मुझे उर्दू में महारत हासिल थी। चाना जाने चची के साथ ऐसा किया कर रहे थे कि वो करा रही थी। मेरा जिस्म तो झरझरीले कर रह गया, चेहरा सुर्ख होने लगा। लो है मियाँ बीवी के कमरे के बाहर खड़े रहना अच्छी बात तो नहीं थी, मगर ना जाने क्यों मुझे लगा जैसे कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा था। खैर, सुबह हुई तो चची एक बार फिर कमर के पिछले हिस्से पर कपड़ा बांधे हुए चल रही थी। आज तो उनकी हालत कल से भी ज्यादा खराब थी। साफ लगता था कि जैसे वो बेहद बीमार हो। उनसे तो चलना भी दूभर हो रहा था। शर्म के मारे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, कहीं मेरा पूछना चची को बुरा ना लग जाए। दिल में अजीब और गरीब से वसवसे आ रहे थे, मगर चाकर भी चची से दरियाफ्त नहीं कर सकती थी। चची को तेज बुखार हो रहा था। मैंने जब चचा को बताया तो सरसरी से अंदाज में कहने लगे, ऐसी हालत में अक्सर हो जाता है, इसको आदत नहीं है ना, इसलिए नाजुक कुल्ली बना फिर रहा है। तुमको इसका दर्द नजर आ गया, मगर जो तकलीफ मुझे हुई वो तुमको अब मैं कैसे बताऊं। चचा संजीदगी से कहता हुआ चची पर नजर डालते हुए वहां से जा चुका था, जबकि मैं शर्म से सर झुकाए बैठी रह गई। मुझे तो दी से भी चचा से बहुत शर्म आती थी, जबकि चची के साथ भी एक हद तक ही बात किया करती। ना जाने उनकी बात का क्या मतलब था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। चचा कुछ तो गलत कर रहे थे चची के साथ, तभी तो उनकी तबीयत इस जद तक बिगड़ती चली जा रही थी। ये दोनों तो कहीं से भी खुशहाल जोड़ी नहीं लगते थे। चची की तबीयत इस कदर खराब थी, मगर इसके बावजूद हर सुबह चची के कराहने की आवाज में रही होती थी। कई बार तो वो रू भी पड़ती। मैं शर्म और खौफ से अपने कमरे में ही दबक कर बैठी रहती कि कहीं चचा मुझे मुदाखलत करता देख गुस्सा में इकर मेरे साथ भी वो सब ना कर दें जो वो चाची के साथ। बहरहाल मुझे अब चची पर तरस आने लगा था। जो भी था चा अब उनके साथ नाइंसाफी कर रहे थे। वो उनकी बीवी थी, उन्हें उनका ख्याल रखना चाहिए था। यही सोचते हुए मैं फिक्रमंद सी हो गई। अगले रोज सुबह के वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं बौखला कर उठी। दरवाजे पर चचा खड़े थे। मेरे तो उन्हें देखकर रूठे खड़े हो गए। वो कहने लगा, गिलरुख, तुम्हारी चची बीमार है, आज तुम हमको नाश्ता बना देगा, स्टोर के लिए देर हो रहा है। मैं समझते हुए बोली कि चची को क्या हुआ है चचा जान। वो नजरें चरा कर बोले, कुछ नहीं, बस पंजाबन है ना, तो पठान का गुस्सा देखकर ही बाविश हो जाता है। चचा क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ समझ ही ना आया।
अजीब पहेलियों में उलझा कर रख दिया गया था मुझे। मैंने चचा को नाश्ता देकर रवाना किया और फिर फौरन चची के कमरे में आ गई। जो मंजर मुझे दिखाई दिया वो देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। ची बिस्तर के साथ फर्श पर गिरी पड़ी थी। उनके चेहरे पर तो अजीब लाल लाल निशान पड़े थे। वो बेसुध सी नीम बाविश गिरी थी। मैं उनके करीब गई और उनको उठाने लगी। उनका वजूद आग की तरह जल रहा था। नीम बहुशी में ही वो जो अल्फाज अदा कर रही थी वो सुनकर मैं शर्म से ही पानी पानी हो गई। मुझे समझ ना आई कि आखिर में क्या जवाब दूं। चची बुखार की हालत में वो सब बता चुकी थी, जिसे सुनने के बाद मेरा वजूद कांप गया। मैंने इस रोज चची का भरपूर ख्याल रखा। मुझे उन पर शदीद तरस आया था, मगर तब तक यकीन नहीं कर सकती थी जब तक अपनी आंखों से सब कुछ होता हुआ ना देख लूं। पठान गर्म मिजाज तो होते हैं ही, उन्हें कब कहाँ गुस्सा आ जाए कोई इल्म नहीं होता, मगर मेरे चचा तो सबके सरदार निकले थे। बेचारी चची। बहरहाल इस रात जब चचा घर आए तो मैं खाना खाकर जल्दी सोने का बहाना करते हुए कमरे में चली आई और जाकर चा के कमरे में अलमारी में बैठकर छप गई। मैं आज ये पता लगाना चाहती थी कि मेरा अश्क ठीक है या मैं बिलावजा ही गलत सोच रही हूँ। ऐसा करना गलत था, मगर ये चची की जिंदगी का सवाल था। मुझे डर भी था कि कहीं चचा जी अलमारी खोल कर देख लिया तो। सोचकर ही झरझरीले कर रह गई। कुछ देर आगे वो काफी संजीदा लग रहे थे। उनकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। वो चची के करीब गए और उन्हें पैरों की ठोकर मारकर कहने लगे, तक ऐसे कैसे सो सकता है? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब देगा, उसके बाद हम तुमको सोने देगा। चची कितनी ही देर कुछ न बोले। वो रोने लगी थी और शायद बेहद थक चुकी थी। फौरन उठकर बैठी और चचा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही, वही बताया है को सच था, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे थे। खुदा का वास्ता है मुझे बख्श दे, मैं मजीद नहीं सह सकूंगी। मगर चचा इसी पिल चची को बालों से दबोच कर कहने लगे, खबरदार, जो तुमने झूठ बोला। हमको शुएब फ्रूट वाला ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो चश्मदीद गवाह है तुम्हारा कि तुम हमारे जाने के बाद इस नवीद को इशारे करती रही। इसके साथ तुम्हारा ताल्लुक है। हमने तुमको जान से भी बढ़कर अजीज रखा, मगर तुम तो धोखेबाज निकली। अब भक्तो, एक पठान की मोहब्बत देखी थी तुमने, अब उसकी नफरत भी देखो। वो मेरी नजरों के सामने चची पर तशद्दुद करने लगे, मगर ऐसा करने से पहले उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठोस दिया ताकि आवाज बाहर ना जा सके। चची को मार खाता देख मीर ओज और कपकपाने लगा। मैं कांपने लगी थी। चाह तो उनके कमर पर बेतहाशा तशद्दुद कर रहे थे। बेचारी चची लूटपोट होकर कहने लगी, मेरी तो गलती ही ये थी कि तुम जैसे शख्स से शादी कर ली जिसे अपनी बीवी से ज्यादा एक राह चलते सब्जी फरोश की बात पर एतबार था। एक बार भी मुझे से पूछने की कोशिश न की कि वो सब्जी वाला आखिर मुझसे कह किया रहा था। मगर चचा तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद जब चा कमरे से निकले और चची नीम बाविश थी तो मौका देखकर मैं कमरे से भाग आई। मुझे तो यही नहीं आ रहा था कि चचा इस कदर कच्चे कानों के भी हो सकते। बच्ची बुखार में भी यही बड़बड़ा रही थी कि उन्होंने चचा जैसे मोटी अक्ल को शौहर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चा यही कहते थे, जब तो मुझे से इश्क के पेचे लड़ा सकती है तो किसी और से भी मोहब्बत कर सकती है। मैं समझ गई थी कि मिसला किया है। मेरे चचा क्यों शकी थे। वो लड़की जो 4 दिन की मोहब्बत में बरसों की माँ बाप की मोहब्बत को दाव पर लगा दे, इसे कहीं इज्जत नहीं मिलती, शौहर के घर भी नहीं। वही शौहर उसे सारी जिंदगी इस 4 दिन की मोहब्बत की सजा देता है जैसे मेरे चाची को दे रहे थे। और ना जाने ये जुल्म कब तक जारी रहने वाला था। काश कि लड़कियां घर से भाग जाने से पहले इस बारे में भी जरूर सोचा करे। चची ने चचा से मोहब्बत का एतराफ किया तो उसे बंदूक की नोक पर भगा लाए। क्या जरूरत थी इस मोहब्बत जैसी मस्बत में फंसने की? कौन सी खुशी मिल गई थी चची को? बहरहाल मोहब्बत का ये अंजाम देखकर मेरा दिल कांप उठा था।